नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का, जहां पर आज के बहुत ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज नई दिल्ली से आज एक ऐसे विजन की आवाज उठी है, एक ऐसा विजन सामने आया है जो सिर्फ अगले 5 साल तक के लिए नहीं है, बल्कि अगले 22 सालों का रोड मैप तैयार करने का दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एक बार फिर से विकसित भारत यानी कि जो लक्ष्य है 2047 का, उसका जिक्र किया, महामंत्र फूंका है। सरकार का सीधा दावा है कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, डिजिटल और रणनीतिक महाशक्तियों की अग्रिम कतार में खड़ा करना है। लेकिन बात सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ाने या फिर ट्रिलियन इकोनॉमी की रेस जीतने भर तक की नहीं है। बात जमीनी हकीकत की है, बात देश के करोड़ों युवाओं के रोजगार की है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की है और हर उस नागरिक तक पहुंचने वाली उन स्वास्थ्य सुविधाओं की भी है। क्योंकि सबसे बड़ा नैतिक और व्यवहारिक सवाल यही है कि क्या इस चमचमाते विकास यात्रा में देश का अंतिम व्यक्ति भी हिस्सेदार बन पाएगा या वो सिर्फ एक मुख्य दर्शक बनकर रह जाएगा। क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी है। बीते दिनों से आप देख रहे होंगे खबरों में पेपर लीक को लेकर चर्चा है, बेरोजगारी को लेकर चर्चा है, पेपर लीक की वजह से जिन युवाओं ने आत्महत्या की है उनकी न्याय को लेकर चर्चा है। तो कह सकते हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। क्या केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर राजनीतिक और आर्थिक तालमेल के बिना इतना बड़ा सपना जमीन पर उतर सकता है? एक तरफ विजन 2047 की भव्य तस्वीर है, तो दूसरी तरफ राज्यों की अपनी सियासी मजबूरियां और आपसी टकराव। आपने देखा होगा कि केंद्र में सब इंडी गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन जब राज्य के चुनाव की बारी आई तो सब अलग थलग नजर आए। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या 2047 तक भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र की परिभाषा बनकर तैयार होगा, खरा उतरेगा? क्या हमारा कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर और सुशासन का ये मौजूदा मॉडल भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए काफी है, पर्याप्त है क्या? या फिर ये दावा, ये वादा सब कुछ सिर्फ उलझ कर रह जाएगा और आकर्षक राजनीतिक विजन डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा? आज रण क्षेत्र में देश की इन्हें सबसे बड़े और अहम सवालों पर होगी सबसे बड़ी बहस। पक्ष और विपक्ष के तमाम महारथी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस महाबहस के मैदान में उतरने से पहले आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर आई कुछ तीखी और बड़ी प्रतिक्रियाएं। कि जब तक 140 करोड़ देशवासी मिलकर कर्तव्य भावना से, जब तक हर एक प्रदेश 28 के 28 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन मिलकर काम नहीं करते हैं, तब तक ये उच्च उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते। लोगों की दुख तकलीफ को उजागर करना हमारी जिम्मेवारी है और उसको हम पूरे जोर शोर से, पूरी पार्टी पूरे देश में इसको उठाएगी। नीट है, सीबीएसई है, महंगाई है, महिलाओं का है, बहुत सी चीजें हैं और सबको हमने उठाना है। पहले भी है और आगे और करेंगे। चाहे आप रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए, चाहे आप एयर कनेक्टिविटी देखिए, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी, आज पूरे देश में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। जो गरीबों के पेंशन के पैसे होते थे उसको भी बीच में बिचौलिए लूट लेते थे, उस पे भी विराम लगाने का काम किया। जो लीकेज था उस पे फेविकोल लगा के सटा दिया। युग पुरुष है। भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था, डूबता हुआ पहचान को फिर से विश्व गुरु बनाने, भारत को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने, विकसित बनाने में जो काम किया, हर क्षेत्र में महिला और नौजवान किसान, हम अपने मत्स्य मंत्रालय की बात करें, मत्स्य मंत्रालय अलग करके 61,000 करोड़ देकर निषादों के विकास, जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े उजड़े उनके लिए किया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बाकी होगा जिसमें विकास 2014 से पहले क्या था, 2000 आज की सबसे अधिक कार्यकाल पूरा करने पर। ये थी कुछ प्रतिक्रियाएं जिसको आपने सुना। अब जाहिर बात है सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। विपक्ष का बहुत एक विशेष अहम रोल होता है लोकतंत्र में। विपक्ष जब उन मुद्दों को उठाता है तो सरकार की भी उस पर नजर पड़ती है। सरकार भी चाहती है कि उन विषयों को, उन मुद्दों को, उस मामले को निपटाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। एक बात तो यहां पर आप भी मानेंगे दर्शकों कि जिस तरीके से सरकार के बदलने के बाद योजना आयोग से नीति आयोग में इसे बदला गया है,
नीति आयोग के काम क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। पहले की सरकार यानी कि कांग्रेस के दरमियान योजना आयोग चला करता था। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 के बाद से बंद करके इसे नीति आयोग नाम दे दिया गया। नीति आयोग कभी भी फंड रिलीज नहीं करता है। योजना आयोग का काम था, योजना बनती है, जो भी योजना है देश में तमाम राज्य हैं उनके समन्वय के साथ योजना तैयार होगी और योजना आयोग फंड भी रिलीज करती थी। लेकिन सबसे बड़ा योजना आयोग का जो बैकलॉग था वो ये कि योजना आयोग में जो पैसे रिलीज किए जाते थे वो पैसे कहां खर्च हुए, कितने खर्च हुए, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, और कौन कौन बिचौलिए ये पैसा खा गए, इसकी जांच नहीं होती थी। जो पैसा मान लीजिए 1 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, तो क्या ये 1 करोड़ रुपए जनता के उत्थान में यूज किया गया, क्या उनके उपयोग में लाया गया, क्या सड़कें तैयार हुई हैं, बीच में कोई पैसा खा तो नहीं गया, 1 करोड़ में से कितना रुपया खर्च हुआ, ठेकेदार ने कितना लिया, इनकी कोई जांच नहीं होती थी, इस पर कोई चर्चा नहीं होती थी, बस फंड रिलीज कर देने तक सीमित था। जब इसको नीति आयोग में बदला गया तब नीति आयोग का काम अब यह है, नीति आयोग फंड रिलीज नहीं करती। सबसे बड़ा डिफरेंस योजना आयोग और नीति आयोग में यही है कि नीति आयोग फंड रिलीज नहीं करती। नीति आयोग के अधिकारी अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जमीन पर उतरते हैं, क्या काम है, क्या बदलाव होना चाहिए, इसका एक पूरा चिट्ठा तैयार करते हैं, एक फहरिस्त तैयार होती है। इस फहरिस्त के अनुसार वो उसके समाधान निकालते हैं। मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी एक गांव में टीबी की बीमारी है, वो वहां पहुंचे, उन्होंने उसका समाधान निकाला, 5 तरीके का समाधान, उसके बाद वो सरकार के पास उस समाधान को लेकर पहुंचते हैं। जब उस राज्य की सरकार को यह पता चलता है कि ये जगह, ये एक पर्टिकुलर एरिया जो वहां पर टीबी के मरीज सबसे ज्यादा हैं, वहां पर हमें बदलाव के लिए, वहां पर हमें स्वास्थ्य जीवन के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, ये प्रस्ताव केंद्र के पास जाता है। केंद्र सरकार जब पूछता है कि क्या आपको चाहिए, किस चीज की जरूरत है इससे निपटने के लिए, तब जाकर पैसे का आवंटन होता है और उसके बाद नीति आयोग इस पर भी चर्चा करती है कि पैसे कहां खर्च हुए हैं, किसने खर्च किए हैं, कितना लगा है, कितना गया है, यानी कि पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। नीति आयोग के बनने के बाद से अब जब आज 11वीं बैठक हुई है, क्योंकि 2015 में नीति आयोग की शुरुआत हुई, बैठकें शुरू हुई 2015 में और अब 2026 में 11वीं बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की, तस्वीरें आपके सामने हैं, वहां पे आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता तपोष पाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत। मोहम्मद इखलाक प्रवक्ता सपा से हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और मनीष गुप्ता वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए। आप चारों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। और सबसे पहले गुप्ता जी आप ही से शुरुआत होगी कि आज नीति आयोग की बहुत ही एक अहम बैठक हुई है, इसमें 2047 के विजन पर चर्चा हुई है और जब से नीति आयोग की शुरुआत हुई है तब से 2047 के विजन के साथ ही सरकार जो है आगे बढ़ रही है। अब ये जो विजन तैयार हुआ है, आपने देखा है कि इस पर विपक्ष की ओर से नाराजगी, पलटवार जो कह लीजिए वो भी शुरू हो गया है, लेकिन हम पलटवार पे बाद में जाएंगे। लेकिन आज जो विजन पर चर्चा हुई है, रोजगार को लेकर हुई है, जीडीपी को लेकर हुई है, अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर हुआ है, विस्तार से आप समझाइए, फिर हम अपने डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सोचते ही नहीं है सही से। वो क्या रहा है भाई, मोदी जी ने एक बैठक की, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया और विजन दिया। अब जाहिर है जब देश के लिए विजन है तो सब पॉजिटिव ही लिखाया जाएगा कि ये अच्छे कामों ने भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, प्रति व्यक्ति आय में मल्टीप्लाई करना है, इनकम बढ़ानी है, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है, डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़नी है ना, नेशनल ग्रिड को पावरफुल बनाना है, स्मार्ट सिटी बनानी है, डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है, मानो परिवहन का नेटवर्क बढ़ाना है, और मानो एनर्जी बढ़ानी है, मानो जनसंख्या को कौशल विकास का काम नहीं हुआ है, रोजगार सृजन बढ़ाना है। तो मानो वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पे काम करेंगे, अच्छी बात है। हाँ, बगल से तो बचा दो। कहते हैं शिक्षा में मल्टीप्लाई चेंज करना है, तो अब विपक्ष को तो कोई चॉइस नहीं ना, वो कहेगा भाई ये सब काम हो नहीं रहे, होंगे नहीं। भाई आपने कोई मोदी जी के ये टारगेट में शामिल थे नहीं थे। उन्होंने कहा 2047 का टाइम आ रहा है 22 साल में, 22 साल के 10 साल बाद मोदी जी कहां होंगे किसी को नहीं पता। ठीक है भाई, एज कितनी सपोर्ट करेगी नहीं पता। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 22 साल का विजन दे रहा है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कंपेयर, एनालाइज एंड चेक वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। अगर वो पॉसिबल है
तो उसके लिए आवश्यक पूंजी निवेश कहां से होगा। अब जो पूंजी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में राज्यों को क्या मिलेगा, राज्यों को अपने बजट में से कितना खर्च करना है। अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के से पैसे कैसे आएंगे, ये पूछना है। तो विपक्ष को बजाय एकदम से विरोध करने के कि साहब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये आपने बोला था, आप इसमें बताइए कि कैसे कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। विपक्ष को क्या कहना चाहिए कि भाई पिछले वर्ष में, पिछले 5 वर्षों में 2 ये परियोजना है, इनमें डिले हुआ, इनकी कॉस्ट इंक्रीज हुई। तब विपक्ष को क्या कहना चाहिए कि सरकारी क्षमता, प्रशासनिक कुशलता में कितना फर्क है, हम जो टारगेट करते हैं क्या हो पाता है। दिक्कत क्या है सुचित्रा जी कि जैसे ही विपक्ष कहता है कि आपके प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहे, बीजेपी का आईटी सेल कहने लगता है कि देखो जी आपके यहाँ प्रोजेक्ट चलते चलते 20 साल, यहाँ मोदी जी ने शुरू किया, मोदी जी ने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमें मानने में कोई बुरे नहीं होना चाहिए कि स्पीड पहले से बेहतर हुई बड़ी है, ठीक है, लेकिन उस स्पीड को और बढ़ाने की जरूरत है, वो कांग्रेस या विपक्ष कह नहीं पाता। देखिए होना क्या चाहिए, होना ही चाहिए गरीबी और असमानता की जो स्थिति है, इसमें 2047 तक जो दूरी घटाई जाएगी वो कैसे, ह्यूमन रिसोर्स पर क्या काम होगा, एग्रीकल्चर में जो बेनिफिशियल स्टेट है वो, और जिन स्टेट्स को कोई पूछ नहीं हो रही है उनको कैसे मैच किया जाए, इस पर काम विपक्ष को करना चाहिए था। विपक्ष उन पर टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर रहा है। उसे क्या चाहिए, हेमंत सोरेन आए हैं, तो हेमंत सोरेन झारखंड से आए हैं, तो झारखंड के लिए अब हमारे खुद कहेंगे मैं स्पेशल पैकेज दे दूं, उन्हें ये कहने की जरूरत है मेरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर में ये समस्या है, मुझे इसका समाधान चाहिए। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जब ऐसा होता नहीं तो प्लानिंग से चलते हैं और काम खत्म कर लेते हैं। ये है, ठीक है, होना क्या चाहिए। बिल्कुल। गुप्ता जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हेमंत सोरेन आए थे, उन्होंने अपने यहाँ पर मेट्रो की बात कही है। अब मैं हरिनाथ जी आपसे मेरा ये सवाल होगा कि हेमंत सोरेन आए, उन्होंने कहा कि हमें मेट्रो की जरूरत है, सरकार ने उनकी बात को सुना है, आगे इस पर योजना तैयार होगी, जो भी आवंटन है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। ये तो बहुत नेसेसरी बात है ना, कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। वो नीति आयोग है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी है कि उनको अपने आप पता चल जाएगा और आवंटन अपने आप होता जाएगा। एक बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है, आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी जरूरतों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसमें फिर कमी क्या है। आपके नेता जो है अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को सरकार के द्वारा किया गया कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता। नहीं, देखिए सुचित्रा जी, सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो क्यों नहीं पॉजिटिव लगेगा। सब देश के लिए है, हम भी देश के विकास के लिए लड़ रहे हैं। सरकार का भी ये ध्यान होना चाहिए कि देश का विकास हो। अब देश के विकास में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो आता ही है, सड़क है, मेट्रो है, सब कुछ आता है, उसके साथ साथ रोजगार भी आता है, किसान का मुद्दा भी आता है, समझ रहे ही नहीं। अच्छा बताइए, रोजगार तो हमारे यहाँ घटा है कि बढ़ा है? हमारे यहाँ कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार देने के नाम पर सबको लफाजी करनी है, इनको किसी को हम आपके बीच में नहीं बोले, राजनीतिक लेक्चर देना है। ठीक है गुप्ता जी 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। जी हरिनाथ जी बीच में नहीं बोले जी, पूरा कीजिए। की तरह बोलिए, एक सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में न बोलिए, उसके लेके तपोज पाल दिया ही है। ऐसा है सुचित्रा जी, आप बताइए, रोजगार के नाम पर इधर भी जहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक कोई सब कुछ हुआ, सबसे प्रमुख मुद्दा जो पेपर लीक हो रहे हैं ये इस समय है। आप बताइए, पेपर लीक में शामिल होने वालों के साथ एक क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लगातार पिछले साल हुआ लीक, इस साल हुआ लीक, तो रोजगार का तय यहीं से जुड़ा हुआ है ना। जब आप पेपर ही परीक्षा ही लीक होती रहेगी तो आप कहाँ से रोजगार दे पाएंगे? इससे क्या किया इन्होंने? एक मंत्री से आप इस्तीफा ले नहीं पा रहे हैं, भाई किसी ने किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ी। पहले तो कितने एल में दुर्घटनाएं हो जाती थी, लोग इस्तीफा देते थे, नहीं देते थे तो ले लिया जाता था। तो हरिनाथ जी आपके गवर्नमेंट के दौरान भी कई पेपर लीक हुए थे, किन किन पर कार्रवाई हुई थी? कुछ 5 नाम गिनवा दीजिए जरा। देखिए, सभी पर कार्रवाई, जब आप कहा जाता है तो आप 4-5 कार्रवाई करें। इस तरह से पेपर लीक होते थे लगातार की लगातार। आप बताइए, लगातार पिछले साल हुआ, इस साल भी हुआ, सीबीएसई का हुआ, इतना पेपर लीक होते थे क्या? नहीं सर, फिर तो मुझे एक ही बात कहना पड़ेगा ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। अब आप जब
देखिए सुचित्रा जी, पीछे का ये करके आपको छूट तो मिलेगी नहीं छूट नहीं मिल नहीं सकती, बिल्कुल आप नहीं सर, मैं तो करेंगी। चाहती हूँ कि आप एक मिसाल दे दीजिए, 4 नाम गिनवाइए और तपोष पाल जी को बोलिए क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे जब हमने किया तो। देखिए अगर जिस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, आप हाँ। सुचित्रा जी बताइए, हमारी सरकार में कितने मंत्री जेल में गए और इनकी सरकार में वही मंत्री छूट गए। हम तो जेल भेजते रहे ना भैया, प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर, चाहे हाँ आपका बिल्कुल खेल का हो, बिल्कुल चाहे बिल्कुल ओलंपिक खेल का हो, चाहे बिल्कुल बिल्कुल 2G घोटाले में भी लोग जेल में गए, 2G घोटाले के टाइम पे भी जेल में गए, राफेल पे भी जेल में गए। ठीक है ठीक है ठीक है तापस पाल जी, अब आपकी एंट्री यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे आप लोग? और अभी नीति आयोग की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब बंगाल में टीएमसी की सरकार थी तब आप ही के केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो रही थी। ऐसे में जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होगी तो आप लोग कैसे समन्वय बिठाएंगे? या अगर आपको काम करना है तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि पूरे देश में आपकी सरकार हो तभी समन्वय बैठेगा, तभी काम होगा क्या? जी, सबसे पहले तो देखिए आज परमा एकादशी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती है, उनको भी कोटि कोटि नमन। और आज संत कबीरदास जी की जयंती है, जिन्होंने ये कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो सभी लोगों को उनकी जयंती पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज जो बैठक हुई है, ये प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जब 100 साल भारत की आयु होगी तो उस समय हम किस स्थिति में रहें, उस सोच को डेवलप करने के लिए ये नीति आयोग आज की बैठक हुई है। और ये बहुत ही अभूतपूर्व है। इसमें इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047 अर्थात ऐसा विकास जिसमें हर नागरिक शामिल हो, हर क्षेत्र शामिल हो, हर वर्ग शामिल हो और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो प्रधानमंत्री जी ने टीम इंडिया की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास पर पूरी तरीके से अब इसके 10 बड़े हाइलाइट्स हैं। मैं कुछ ही चीजों को बोलता हूं। देखिए इसमें मेन जो फोकस एरिया था आज का, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, रोजगार और समान अवसर जो कि सारे लोगों को मिले। और 4 बड़े पिलर इसमें अगर आप देखें तो उसमें फाउंडेशनल ह्यूमन कैपिटल एंड फ्यूचर रेडी स्किल, जिसमें कि बच्चों की शिक्षा, युवाओं के स्किल। बाकी तपोष पाल जी, अगर मैं बाकियों को छोड़ दूं और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को पकड़ूं तो क्या लगता है आपको सुधार की जरूरत नहीं है? पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आप लोगों से एक एग्जाम नहीं संभल रहा है, एनटीए को आप ही ने बनाया, फिर भी आप लोगों से एग्जाम नहीं संभल रहा है, बच्चों पे बार बार बर्डन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, उसको लेकर क्या काम होगा? जी देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको उसका जवाब भी देता हूं। देखिए शिक्षा सुधार के लिए जो कि आपने प्रश्न अभी पूछा है, तो 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की सिफारिशें जो थी उसकी समीक्षा की गई है। 5 मुख्य क्षेत्र हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें कि शुरुआती शिक्षा मजबूत की जाए, और स्कूल एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा, उसको मजबूत किया जाए। फ्यूचर रेडी स्किलिंग, मतलब उद्योग के लिए जरूरत और अनुरूप कौशल रहे। और हायर एजुकेशन में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, इसको इंक्लूड करने के लिए, और स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में समग्र व्यक्तित्व का विकास हो, तो इसके लिए बात की जा रही है। अभी मैं आता हूं, आप जो कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में देखिए, मैं जो एनटीए है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस एनटीए को हमने ही बनाया था। उसके बाद हमने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भी बनाया है, जिसमें कि पेपर लीक से मामले में इस तरीके के अगर कोई फ्लॉज होते हैं और कोई पकड़ा जाता है तो उसके क्या क्या उनके गुनाह सिद्ध होंगे और किस तरीके से उनको सजा दी जाएगी, ये भी हमने बनाया है। देखिए इस बार के जो पेपर लीक है उसमें हमें कुछ स्क्रीनशॉट मिले थे दूसरे दिन, जिस दिन एग्जाम हुआ उसके दूसरे दिन, और इमीडिएटली हमने साइबर सेल को ऐड किया। उसके बाद उसके जैसे ही उसमें ग्राउंड्स मिले, तुरंत हमने री एग्जाम के ऑर्डर दिए। दूसरे ही दिन हमने सीबीआई को इंक्लूड किया। अभी आपने देखा है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एयरफोर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के घर पे हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों लोग मौजूद थे। तो इसको हम कंटिन्यूअसली इस पे काम कर रहे हैं। सर ये तो एक तरीके से हो गया ना, ये तो ऐसा हो गया कि मतलब आपको पेपर लीक से बचने के लिए एयरफोर्स का आपको जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको यूज करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज ये भी समझिए तपोष पाल जी, इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत इसलिए भी है पार्टी को कि ये जो आत्महत्याएं हुई है इसमें आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो लोग होंगे जिन्होंने पेपर लीक किया, ये एनडीए की नाकामी होगी और ये जिम्मेदारी एनटीए की होगी? इस पर आप लोगों को चिंतन की जरूरत है। मोहम्मद इखलाक को मैं अब डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। मोहम्मद इखलाक,
क्या मतलब आप लोगों का क्या विजन है? अब जब नीति आयोग की बैठक हुई है और इसमें हर पार्टी के लोग शामिल होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन इस बीच में ये जो बैठक हुई है, आज की इस बैठक में 2047 का विजन फाइनल किया गया है। अब 2027 में चुनाव भी है। आपका पहले इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी? आप इसको किस तरीके से लेते हैं? उसके बाद मैं आपसे ना अगला सवाल पूछती हूँ। नहीं, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। अभी मैं जैसे सुन रहा था अपने तपोज जी को, बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, बीजेपी नेता हो, प्रवक्ता हो या इनके जो शीर्ष नेतृत्व तो मीटिंग करते, और मीटिंग में तो प्रधानमंत्री जी का एक सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा था हम देश की जीडीपी बढ़ाएंगे, लगातार बढ़ाएंगे। तो आज के दिन देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज पूरी तरीके से रोजगार गायब हैं। अभी मैं अपने तपोज जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि सबका साथ और सबके विकास पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मगर इनकी ही पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं, बंगाल के ही अभी रिसेंटली, जिन्होंने बयान दिया है मंच से कि सबका साथ नहीं, सिर्फ अपने लोगों का विकास करेंगे। ऐसी सी बातें इनके लोगों द्वारा करी जाती लगातार। संविधान बदलने की बात कौन करता है? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन किसने बताया था? तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो भ्रमित कर सकती है, केवल मीटिंग द्वारा कर सकती है, अच्छी अच्छी चीजें दिखा सकती है, मगर अभी हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है बताइए? सुनिए तपोज जी, मैंने रुके तपोजपाल जी, रुके। सुना था और सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार है। एक पिलर आपका मेट्रो का अगर आगे बढ़ गया हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश में बारिश आने जा रही है, स्विमिंग पूल जैसी सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर भर जाती हैं। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मतलब कुल मिलाकर तपोजपाल जी, मोहम्मद इखलाक आपसे ये कह रहे हैं कि आप एमवाई समीकरणों को लेकर चलिए, सिर्फ मुसलमानों पर ध्यान दीजिए जैसे अखिलेश यादव करते हैं, सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिए। आप लोगों को सबका साथ सबका विकास ध्यान पे उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं क्या मोहम्मद इखलाक? काम करे पर यही काम है उनका। मेरे सवाल का जवाब, इनके नेता कौन हुआ करते थे? जवाब आपको शुभकामनाएं भैया, आप ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। देश में जीडीपी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, रुक जाइए। देश में जीडीपी को लेकर चर्चा हो रही है और हम ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से सड़कों की रफ्तार होती है, देश की जीडीपी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है। सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों का जाल बिछाया गया है देश में, ये इस बात से कोई नकार नहीं सकता। भले विपक्षी पार्टी आज कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई सरकार की कामयाबी नहीं है इसमें, ये आपके सर आपका अंतर्मन भी जानता है कि क्या बदलाव हुए हैं, इसको नकारिए मत। कुछ अच्छी चीजें होती है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। गुप्ता जी इस चीज को, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सर डिबेट में जनता के सवाल होते हैं, मेरा कुछ अपना सवाल नहीं होता सर। जो जनता जानना चाहती है वो हम आपसे सवाल करते हैं, मेरा व्यक्तिगत यहाँ पर सवाल नहीं होता। ठीक है तपोजपाल जी रुक जाइए, मोहम्मद इखलाक रुक जाइए, गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगी। ठीक है रुक जाइए। बीजेपी को कब तक डिपेंड करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सर मैं कह तो रही हूँ ना सर, ये व्यक्तिगत मेरे सवाल नहीं है, ये व्यक्तिगत मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है। आप जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप मुझे कटघरे में मत खड़ा कीजिए। मैं कोई नेता नहीं हूँ सर, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के नेता नहीं हूँ, मैं जनता की तरफ से हूँ और मैं जनता की ही सवाल पूछती हूँ, चाहे वो बीजेपी से पूछूं चाहे आपसे पूछूं। लेकिन सर जब सवाल तीखे होते हैं, जवाब नहीं होता तो आप लोग ऐसे ही इल्जाम लगाते हैं, आप लोग ऐसे ही खिलाफत में बतियाते हैं। तो काम करिए, आप क्यों भाग रही है? एक सवाल मेरा आप भी सुन। सर एक बात बताइए, आप यहाँ पर मुझसे सवाल करने आए कि जनता के सवालों का जवाब देने आए? तो आप बीजेपी को डिफेंड करने मैं कोई नेता हूँ क्या? नहीं, बीजेपी मेरे घर की पार्टी थोड़ी है कि मैं उनको डिफेंड करूँ। बिल्कुल आप बीजेपी को डिफेंड, मेरे घर की पार्टी है क्या? आप विपक्ष के ऊपर सवाल लगा, मैं वही कह रही हूँ ना सर, जब आपके पास जवाब नहीं होगा तब आप एंकर्स को लाके खड़ा कर देंगे बीच में। काम नहीं करती है तो फिर बिल्कुल मत कीजिए सर, बिल्कुल मत कीजिए। संवेदनशील मुद्दा है 2047 के विजन को लेकर जब बात हो रही है, 27 में चुनाव है, थोड़ा सा संवेदनशीलता रखिए सर। चुनाव के दौरान आपको भी लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग दिखते हैं। गुप्ता जी आपके पास आऊंगी, जीडीपी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है देश में, पेट्रोल डीजल के। बस रुक जाइए, मोहम्मद इखलाक आए हैं, बाकी लोग भी पैनल में हैं, मुझे उनसे भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है मोहम्मद इखलाक का फेडर डाउन कीजिए जरा। ठीक है गुप्ता जी आपके पास आ रही हूँ। मोहम्मद इखलाक ने जिस तरीके से, अब देखिए अब ये तो हर डिबेट का हो गया है, एंकर्स को कटघरे में खड़ा करना, इस पर हम नहीं आते हैं। जीडीपी को लेकर जो चर्चा हो रही है गुप्ता जी, आगे बढ़कर जीडीपी को लेकर चर्चा, देश में विकास को लेकर चर्चा, और इस बीच पेट्रोल डीजल एलपीजी को लेकर जो है देश के भीतर जो दाम बढ़ रहे हैं, इस पर किस तरीके से भारत सरकार अब आगे बढ़े? क्योंकि आप एक अनुभवी अर्थशास्त्री हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में कैसे इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए गैस
डीजल पेट्रोल के दाम हम तय नहीं कर सकते हमेशा। अगर देश में शॉर्टेज है, किल्लत है, बाहर से आना है और जहां से आना है वहां रास्ता तंग है, दिक्कत हो रही है, तो दाम बढ़ेंगे, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ना सरकार ये कर सकती ना पहले वाली कर सकती। हाँ, सरकार ने इतना जरूर किया, पिछले 4 महीने में रेट बढ़ाने का निर्णय लिया कि हम नहीं बढ़ाएंगे, बाद में जब लगा कि हालात खराब होंगे तो बढ़ाई। अब मैं मोहम्मद इखलाक से कोई एक बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि देश की जीडीपी घटी नहीं है, ये इनको मिसकंसेप्शन है, इनको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं है, ये राजनीति के खिलाड़ी हैं। और राजनीति के खिलाड़ी हैं, ये अपने सिर्फ अपनी पार्टी की सुविधा के हिसाब से जवाब देते हैं। फर्क ये है कि रुपया डॉलर के मुकाबले डाउन है, तो जो जीडीपी की कैलकुलेशन है वो जीडीपी के कैलकुलेशन डॉलर से हो रही है, तो उसका काउंटर डॉलर कम निकल रहा है। अगर आईएनआर आज से 3 महीने पहले के आईएनआर और आज के आईएनआर कंपेयर कर ले तो रेट बेटर है, आज की बढ़ रही है जीडीपी। तो मोहम्मद इखलाक सिर्फ जो एक्सचेंज रेशियो है इसकी वजह से आप ये कह पा रहे हैं, असल में भारत की जीडीपी घटी नहीं है। अब आते हैं रोज महंगाई पर। देखो, महंगाई एक सर्कुलेशन की बात है। अगर कोई चीज की कमी है तो तात्कालिक तौर पर महंगाई बढ़ जाती है और समय आने पर घट जाती है। जैसे ईरान इराक युद्ध होगा, मार्केट ठीक हो जाएगा, चढ़ेगा, और क्या बोलते हैं, ऑयल, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, घटेंगे। ये बात तो बहुत अंडरस्टूड है गुप्ता जी, ये बात बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है, सारी पार्टियों को है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो विरोध तो करना ही है। लेकिन तपोष पाल जी, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जिस शिक्षा, जिस स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भी सुधार की बहुत जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। नीति आयोग की बैठक में 2047 का विजन तय कर लिया गया है, जिसमें रोजगार सृजन को सबसे ज्यादा टॉप पर रखा गया है, यानी कि सर्वोच्च प्राथमिकता में। देखते हैं आगे चलकर कितने रोजगार का सृजन होता है, कितने युवाओं को नौकरी मिलती है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।